बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे बलूचिस्तान के हवाले से, और बलूचिस्तान के हवाले से इसीलिए कि अगर पिछले 1 या 2 महीनों से देख लें तो बलूचिस्तान में जो इंसर्जेंसी है, जो वहाँ अटैक्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। अभी 1 हफ्ता पहले कैच में हमला हुआ, जहाँ पर 10 सिक्योरिटी फोर्सेस की जानें गई, और गुज़िश्ता रात जो उससे भी बड़ा हमला हुआ पंजगूर और नोशकी के इलाकों में 2 एफसी के कैंप्स थे, उन पर हमला किया गया, और वहाँ पर मतलब भारी जानी माली नुकसान जो है वो एफसी को भी उठाना पड़ा। गो के जवाब में 13 जो इंसर्जेंट्स थे, जो हमलावर थे, जो अटैकर्स थे, उनको मारा गया। लेकिन 12 से 13 लोगों की जानें जो हैं, वो एफसी के जवानों की भी गई। अब मतलब वही पुरानी बातें, वही पुरानी कहानियाँ, वही पुराने किस्से शेख रशीद साहब बार-बार, बार-बार दोहरा रहे हैं, और सुई एक जगह पे अटकी हुई है कि हैंडलर्स जो है वो अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं, और वहीं से सारा कुछ कंट्रोल किया जा रहा है, और असला भी आया हुआ है। डिटेल में बात करेंगे कि असलहा पाकिस्तान में क्या पहले नहीं था, और क्या हैंडलर्स वाक़ई काबुल या फिर न्यू दिल्ली में बैठे हुए हैं, या ये सिर्फ़ ये है कि अवाम की आँखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, और अपना जिसे कहते हैं फेस सेविंग के लिए इस तरह की बातें की जाती है। इस पे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे कहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात हम करें बलूचिस्तान पंजगूर वाक़ये की, और मैं आपको अगर आप पिछली मेरी 3-4 जो बलूचिस्तान के हवाले से मेरी वीडियोज़ हैं, उसके अंदर मैंने जो साउदर्न बलूचिस्तान के जो इलाके हैं, उनके मैं बार-बार नाम लेता हूँ कि ये इलाके सबसे ज़्यादा मतलब द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज़ ऑफ बलूचिस्तान हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले होते हैं। लेकिन ये हमले या तो कॉनवॉय पे हुआ करते थे इससे पहले, बसेस में जब ट्रैवलिंग होती थी वहाँ पे हुए, या फिर जो पेट्रोलिंग होती थी उन लोगों में मुख्तलिफ मार्केट्स में या बाजार में, या फिर कहीं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हुए ये हुआ। लेकिन केच हमला जब हुआ आज से 1 हफ्ता पहले, तो उसके बाद से ऐसा लगा कि अब जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी तब्दील हो चुकी है। जो मतलब हमलावर है, और वो एक नहीं है, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो ये चीज़ कर रहे हैं। और एक है मजीद ब्रिगेड, काफ़ी एक फ़ेमस किस्म का ग्रुप है, बल्कि ये मैं कहूँगा कि एक बीएलए की एक ब्रांच है जो ये सारी चीज़ें करती है, और इनका काम है इनका जो अटैक करने का तरीका है, ये सुसाइड अटैक करते हैं। ये इनका सबसे बड़ा जो है एक तरीका कार है। और शुरू अगर इसकी हम मतलब इसका अगर हम शुरू कर लें, तो ये कहानी 1975 से शुरू होती है, जब मजीद लांगो मारे गए थे, और वो मतलब बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बीएसओ से वाबस्ता थे। उसके बाद से इनके छोटे भाई जब पैदा हुए उनकी डेथ के बाद, तो फिर उन्होंने भी मतलब जब वो बड़े हुए, उसका बल्कि पहले तो उसका मजीद लांगो की बाद उसका नाम जो है वो भी यही मजीद रखा गया। और फिर ये 2011 में इन्होंने क्वेटा में एक अटैक किया, उसके सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प में जो है ये मारे गए। तो उसके एंड में फिर उस्ताद असलम अच्छू के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, बड़े फेमस रहे कंधार में, फिर मारे गए हॉस्पिटल में। तो वो उन्होंने इसका फिर ऐसा किया कि इन दोनों भाइयों को एक ट्रिब्यूट पेश करने के लिए ये मजीद ब्रिगेड जो है ये बनाई, और इन को कहा कि आप लोगों का जो अटैक करने का जो तरीकाकार होगा वो होगा सुसाइड। और साथ ये भी जो डिटेल्स इसकी आई हैं, वो ये कहते हैं कि हमने कभी किसी को तो हमने ये नहीं कहा कि भई हाँ, जन्नत में जाएँगे तो आप अगर ये करेंगे तो मतलब आपको जन्नत मिलेगी, जिस तरह दूसरी कुछ तंज़ीमें ये तरीका इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि मज़हब हर किसी का अपना मामला है, लेकिन हमारा जो काम है, हम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हमने ये जो मजीद ब्रिगेड है, इसको बनाया है। खैर,
कहानी मतलब अगर उस तरफ जाएँगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी क्योंकि एक बहुत बड़ी दास्तान है 1975 से। लेकिन इसमें तेज़ी जनरल मुशर्रफ ने जब नवाब अकबर खान बुगटी साहब को शहीद किया सुई में, उसके बाद से ये एक बाकायदा मैं कहता हूँ कि इस मूवमेंट में सही तेज़ी उसके बाद आई। उससे पहले अक्का-दुक्का मतलब वाक़यात होते थे लेकिन शायद ना होने के बराबर हुआ करते थे। लेकिन बुगटी साहब की डेथ के बाद ये एक प्रॉपर मैं कहूँगा कि एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर ली और अब इसमें इतनी तेज़ी आ चुकी है कि ये एफसी के कैंप्स को अटैक करते हैं, पोस्ट को अटैक करते हैं, मुख्तलिफ इंस्टॉलेशंस को ये अटैक करते हैं और बड़ा मतलब सक्सेसफुली करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 13 लोग तो मारे गए लेकिन 4 लोग अभी भी ज़िंदा हैं, इसमें जो अटैक में शामिल थे। ग़ालिबन 2 दर्जन लोग यही बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 दर्जन के आस-पास जो लोग थे 24 या 25 लोगों ने 2 अतराफ से इस जो एरिया था, कैंप एरिया था, इसको अटैक किया और उसके बाद लाज़मी-सी बात है वहाँ पे भी बलूचिस्तान हो या कहीं और हो एफसी हो या आर्मी के लोग हों वो अलर्ट पे ही रहते हैं और अब से नहीं रहते पिछले मतलब 8-10 साल या 15 साल या इससे भी शायद ज़्यादा हो गया कि ये सारी चीज़ें उनको पता है कि यार किसी भी वक़्त ये चीज़ हो सकती है। तो वो लाज़िमी सी बात है कि 24/7 जो है वो एक अपनी एक सर्वेलेंस रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पे अगर हम ये करेंगे कि यार मतलब कितने अलर्ट थे हमारे फोर्सेस के लोग या नहीं थे या जो भी था व्हाटएवर द थिंग इज़। लेकिन इंटेलिजेंस भी एक चीज़ होती है, क्योंकि दुनिया इस वक़्त इंटेलिजेंस के ऊपर ही चल रही है। वो अमेरिका हो, वो चाइना हो, वो रशिया हो, जितनी भी बड़ी दुनिया की ताकतें हैं, वो इसी तरीके से चलती हैं। ऐसी कोई इत्तला मैं अक्सर जितने भी अभी तक पिछले 2 महीनों से जिन अटैक्स को कवर कर रहा हूँ, मैं यही बात करता हूँ कि क्या इसकी कोई इत्तला नहीं थी? अगर थी तो मतलब कहाँ तक मतलब उस इत्तलात कहाँ तक थी कि मतलब कहीं न कहीं से तो ये आए होंगे ना, 2 दर्जन लोगों का आना कोई मज़ाक तो नहीं है। ये कोई जिन-भूत तो है नहीं कि मतलब आपको नज़र नहीं आते और वो चलो जी आ गए कहीं पर और उन्होंने अटैक कर दिया। ये असल बात है। बल्कि एक और चीज़ ज़हन में आती है कि पूरा दिन इसी सर्विलेंस में हमारी बड़ी एजेंसीज़ जो है नंबर 1 वाली जो हमारी बड़ी एजेंसी है टॉप की अ, मतलब आईएसआई मैं उसका नाम भी ले लेता हूँ। बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी रहती है इस्लामाबाद के अंदर अगर हम देख लें। कभी किसी पॉलिटिशियन कहता है कि यार हमारे फ़ोन को टैप कर रहे हैं। इवन अभी हमारे जो चीफ जस्टिस वो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब, उन्होंने कहा कि यार मेरे घर के अंदर इन्होंने कोई सर्विलेंस की कोई चीज़ें-वीज़ें लगवाई थी या जो भी किया था। अगर मैं कहूँ कि बजाए इसके कि यार ये सारी चीज़ों पे अपनी एनर्जीज़ को, अपने टाइम को और सारी चीज़ों को वेस्ट करने से क्या बेहतर नहीं है कि वो उन चीज़ों पे लगाया जाए जिससे मुल्क बच सकता है बहुत बड़े नुकसानात से। लेकिन कौन पूछे उनसे क्योंकि वो बादशाह है भाई इस मुल्क के और बड़े ताकतवर भी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ये मतलब ना मुझे इसमें कोई शक है ना किसी और को पाकिस्तान के अंदर रहने वाले लोगों को, ठीक है? लेकिन मसला सिर्फ़ ये है कि अगर ये अपना काम करे, तो बजाए इसके कि हम ये रोना-पीटना शुरू कर दें कि यार हिंदुस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं अफ़गानिस्तान में हैंडलर बैठे हुए हैं, ईरान में हैंडलर्स बैठे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें शायद ना कहनी पड़े। मतलब हालात ईरान की तरफ भी ख़राब होते हैं, लेकिन उन्होंने कंट्रोल बेहतर किया हमसे, इसलिए वहाँ इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर होते हैं। और एक चीज़ और भी होती है अभी जो एक नई बात सामने आ रही है, अब ये बात खुल के आ रही है कि वहाँ पे शायद इनको ट्रेन तो नहीं किया जाता ईरान के एरिया में, लेकिन जब ये कोई इस तरह का ऑपरेशन करते हैं, तो वहाँ पे उनको रखा जाता है और उनको जो जगह है वो प्रोवाइड की जाती है। हालाँकि मैंने ये बात कई दफ़ा की है अपने वीडियोज़ में कि ऐसा तो है अगर मतलब ये कहाँ पे जाते हैं, कहीं न कहीं तो ये जाते होंगे। बलूचिस्तान में ऐसे कोई बड़े जंगल भी नहीं है ना होने के बराबर है। ज़्यादातर जो है वो खुश्क पहाड़ हैं।
یا پھر ریگستان ہے، اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پہ مکران کوسٹل ایریا ہے، کوسٹ ہے، وہاں پہ سمندر ہے۔ بس یہ مطلب یہ ٹوٹل ایک جائزہ میں کہوں گا کہ بلوچستان اسی طریقے سے۔ ہاں، کوئٹہ زیارت اور کچھ علاقے ایسے ہیں جو کافی گرین ہیں، لیکن جہاں پہ یہ واقعات ہو رہے ہیں وہاں پہ اس قسم کے نہ کوئی جنگل ہے، نہ کوئی اور چیزیں ہیں۔ ہاں، ایران بارڈر قریب ہے، آدھے گھنٹے یا گھنٹے میں کچھ ایریاز ایسی ہیں کہ جہاں سے آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں اور بندہ پہنچ سکتا ہے۔ اور ایک تھرڈ جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، غالباً میں نے ایک 2 ویڈیوز پہلے میں نے یہ بات کی بھی تھی کہ ٹی ٹی پی اور جو دوسرے گروپس ہیں بلوچستان کے، او بی ایل اے ہو یا ایکس وائی زیڈ جتنے بھی ہوں، کافی کیونکہ 4 یا 5 گروپس ہیں، وہ لوگ آپس میں ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ اور یہ بات اب مطلب کافی حد تک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور کہا بھی یہ جا رہا ہے کہ ایک دوسرے کو شاید کسی بھی طریقے سے کرتے ہوں گے، لیکن سپورٹ ہے۔ کیونکہ جو اگر آپ ان اٹیکس کی پکچرز کسی نے دیکھی ہو تو یہ عام اٹیکس نہیں ہے۔ ہینڈ گرنیڈ اور یہ ساری چیزیں، اس سے اس طرح بلڈنگ گرنا، یہ چیز ہونا یہ ممکن نہیں ہے بالکل بھی۔ اس کے لیے آپ کو اچھا خاص ایکسپلوزیو چاہیے، آپ کو بڑا ہیوی قسم کا ویپن چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے۔ ہاں، اب بات یہ کرنا کہ یار اسلحہ جو ہے وہ افغانستان سے آیا۔ میں ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہے شیخ رشید صاحب پنڈی میں رہتے ہیں، اور میرے خیال سے بہت اچھے سے واقف ہیں کہ پاکستان میں کون سی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اسلحہ اویلیبل نہیں ہے۔ کراچی میں آپ جا کے آپ کو AK-47، آپ کو LMG، آپ کو مطلب میں کہتا ہوں کہ چھوٹا ارٹلری تک آپ کو کراچی میں ملے گا۔ سب سے بڑا مطلب دنیا کا 12واں بڑا شہر اور پاکستان کا بزنس ہب۔ پھر آ جاتے ہیں یہاں پر، میں کہتا ہوں چلے پنجاب کو بھی چھوڑ دیں، خیبر پختونخوا میں آ جائیں۔ کون سا آپ کو ویپن ہے جو آپ کو چاہیے اور آپ کو نہ ملتا؟ وہ جو عام مارکیٹ میں جو امپورٹ ایکسپورٹ کے لوگ بیٹھے ہیں وہ تو الگ ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ یہ کام دھندا کرتے ہیں، اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ اربوں کا بزنس ہے، اربوں روپے کا بزنس اس میں ہوتا ہے کہ یار یہاں سے ہمیں یہ چیز چاہیے اور وہاں فلاں جگہ پہ یہ پہنچانی ہے۔ پھر کوئٹہ کی طرف آتے ہیں، کوئٹہ چمن کے بعد سپین بولدک، اور سپین بولدک پھر آپ کو پتہ ہے افغانستان کا علاقہ ہے۔ وہاں پر آپ کو کون سا ویپن ہے جو نہیں ملتا کہ جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو ویپن تھا یہ ہندوستان سے آیا یا افغانستان سے آیا، یا تو ہمارے ملک میں اسلحہ نہ ہو۔ اب جس طرح ہندوستان کے کچھ دوستوں سے جب میں نے شروع میں سنا، آج سے 2 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا تھا، تو آئی تھنک سو اف آئی ایم ناٹ رانگ، تو غالباً میجر گورو صاحب سے کوئی بات ہوئی تھی، تو یہ ویپن کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یار یہاں پہ سب سے بڑا ویپن جو ہے وہ چاقو ہے لوگوں کے پاس۔ آپ کو پسٹل جو ہے وہ مطلب شاید مل جاتا ہوگا، لیکن بڑی مشکل سے ملتا ہے، نارملی اویلیبل نہیں ہے۔ جس طرح مطلب یہاں کے مارکیٹس میں ہم لوگ جاتے ہیں، میں اسلام آباد کی بات نہیں کرتا، لیکن میں اپنے خیبر پختونخوا کی یا پھر باقی بلوچستان کی، وہاں پہ ویپنز مل جاتے ہیں، پشاور ہو، مردان ہو، پھر اس کے ساتھ خانکوٹ کا علاقہ ہے، پھر جو پرانا فاٹا ہے وہاں تو خیر ہر قسم کا ویپن مل جاتا ہے۔ مردان سٹی میں بڑے بڑے شاپس ہیں، اور وہاں پہ مطلب AK-47 یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو یہ والی چیز کرنا کہ یا تو اسلحہ ہمارے پاس اندر نہ ہو، پھر اس کے لیے چلو افغانستان کی طرف یا کسی اور طرف لوگ جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں۔ یہ والی جب تک اس چیز سے ہم نہیں نکلیں گے اور ہم یہ نہیں کریں گے کہ یار ہمارے اندر کیا حالات خراب ہیں اور کیوں ہیں، تو میرے خیال میں ان حالات کے اوپر کنٹرول کرنا، میں تو کہتا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ سیریسنس نہیں ہے۔ دوسرا، بلوچستان کی امپورٹنس، کتنی اہمیت ہم لوگ دیتے ہیں وہاں کی زمین کو یا وہاں کے لوگوں کو۔ کبھی ہم نے میں شاید پچھلی ویڈیو میں بھی، بلوچستان والی ویڈیو میں بات کر رہا تھا، ہم کتنی ان کو اہمیت دیتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ چلے ٹھیک ہے، اس میں بھی میں نے کہا کہ یار چلے ہم مان لیتے ہیں کہ کسی باہر کے لوگ ان کو ورغلاتے ہیں، لیکن اس میں جو مجید برگیڈ ہے، بڑے پڑھے لکھے لوگ، کالجز یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں، کیوں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ اپنے آپ کو مارنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جو مرضی بندہ بڑی بڑی باتیں کر لے، یہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ اور
सेकेंडली ये फायर वाला जो डर है, पता नहीं किन लोगों ने देखा हुआ है ये, बट ये बड़ा सख्त डर है। ठीक है? तो ये आसान काम नहीं है कि हम ये कहें कि यार ये ऐसे आ गए। हाँ, कोई सपोर्ट कर रहा होगा, कोई भी कर रहा है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान है, ईरान है, यूएई है, अफ़गानिस्तान है, कोई भी करता है। लेकिन हम यहाँ से अपने अंदर से क्यों शुरू नहीं करते? हम कब तक ये कहते रहेंगे कि यार आपने कर दिया? हम कब तक अपनी नाकामियों की ज़िम्मेदारी दूसरे के ऊपर कंधों पे डालते रहेंगे? आखिर कोई कुछ रीज़न्स तो है जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। उन जड़ों तक हम क्यों पहुँचना नहीं चाहते? हम ये तो कहते हैं कि हाँ यार ठीक है, हमने जी 13 मार दिए, हमने 20 मार दिए, हमने 50 मार दिए, उन्होंने हमारे 15 मार दिए, उन्होंने 20 मार दिए। कब तक ये चलता रहेगा? अच्छा, साथ में फिर सीपैक का भी हम ज़िक्र करते हैं। मैं अक्सर इसलिए बार-बार ज़िक्र करता हूँ क्योंकि उसका हम इतना वावेला कर चुके हैं, इतना ज़्यादा कर चुके हैं कि अब उसके बगैर ऐसा लगता है कि बात मुकम्मल नहीं होती। हम ये सारी चीज़ें करते हैं और इसके साथ फिर वहाँ पे जब ऑन ग्राउंड देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उसकी अपोज़िट चीज़ें चल रही होती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने जब कैच वाला हमला हुआ था, उससे पहले जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस के ऊपर जो सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की गाड़ी के ऊपर हुआ था, ग़ालिबन उसमें 5 लोगों की जानें गई थी और जनवरी के आस-पास फर्स्ट वीक में हुआ था। मैंने उस वक़्त भी कहा था कि ना तो ये पहला अटैक है और ना ये आखिरी अटैक है। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि भाई ये ना कैच वाला आखिरी था, ना नोशकी और पंजगूर वाला आखिरी है। क्यों? ये तब जाके सही होगा जब हम इसके ऊपर सीरियसनेस के साथ बैठकर कहेंगे कि हाँ यार, क्योंकि वो कहते हैं भाई हमारा मसला पॉलिटिकल है। जो वहाँ जो लोग लड़ रहे हैं वो कहते हैं हमारा पॉलिटिकल मसला है, भाई हम चाहते नहीं हैं। हम पाकिस्तान से सेपरेशन चाहते हैं। उसकी क्या वजूहात हैं? कौन इन मसाइल को हल करेगा? कितने परसेंट लोग हैं? आप इसके ऊपर कम से कम काम तो शुरू करें ना, कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कहा हुआ है कि यार अगर साउदर्न बलूचिस्तान का होगा तो बस आप कहें चलो जी ये तो आ गया रगड़े में। इस तरह हालात सही नहीं हो सकते। और मैं कह रहा हूँ ना कि कोई ना कोई उनको हेल्प करता है और सबसे ज़्यादा लोकल इसलिए करते हैं कि लोकल्स को जब आप सताते हैं, आप एक कमज़ोर को मारेंगे, थप्पड़ हो सकता है वो आपको बदले में थप्पड़ ना मार सके। लेकिन दिल में वो गाली दे देगा या हो सकता है ज़ुबान से गाली दे दे। कुछ ना कुछ वो करेगा। या अगर जहाँ पे उसका हाथ मतलब उसका रहेगा तो हो सकता है भागते दौड़ते वो आपको जो है एक मुक्का, लात, कोई पत्थर कुछ भी मार दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक्शन का रिएक्शन होता है। क्योंकि ये कहानी कहीं न कहीं से तो स्टार्ट होती है। कोई ये तो नहीं है कि कोई 200 सालों से यही सिलसिला चल रहा है। 75 ईयर्स पाकिस्तान को हुए और ग़ालिबन 30 या 40 या 50 साल इस मसाइल को स्टार्ट हुए हो गए। कब हमने किस हुकूमत ने या कौन-सी हमारी जो हमारे फ़ोर्सेस के सिपहसालार्स हैं, जितने मतलब चीफ्स गुज़रे हैं, किसने कभी सोचा हो सीरियस नोट के ऊपर कि यार हमने इसको ख़त्म करना है? और मसाइल तो ख़त्म होते हैं, ऐसा तो नहीं कि नहीं होते। मतलब तमिल टाइगर्स लड़ते रहे श्रीलंका में, लेकिन आज वहाँ पे एक हुकूमत है। मैं ये नहीं कहता कि श्रीलंका कोई बहुत फ्लरिश कर रहा है, बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एक अमन है वहाँ पर एटलीस्ट। तो मैं कहता हूँ कम से कम बलूचिस्तान को भी तो अमन चाहिए। बलूचिस्तान के लोगों को अमन चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों को तरक्की चाहिए। जो तरक्की हम इस्लामाबाद को हम कहते हैं कि यार यहाँ की सड़कें ऐसी होनी चाहिए और लाइट्स ऐसी होनी चाहिए और बिल्डिंग्स ऐसी होनी चाहिए और इंटरनेट ऐसा होना चाहिए और बिजली वो होनी, तो वो लोग भी चाहते हैं ना, वो भी मेरे से मैं तो कहता हूँ हमसे बेहतर इंसान है वो। अगर हम ये सोचेंगे और हम ये करेंगे तो शायद हालात आज नहीं 5 साल या 10 साल के बाद बदले, लेकिन रवैयों की तब्दीली मुझे नहीं लगता कि हमारे रवैयों में कोई उनके लिए बेहतर पॉजिटिव चेंजेस आ रहा है। और जब नहीं आएगा तो बार-बार मैं बांग्लादेश का भी बल्कि मैं क्या करता हूँ यार, मतलब जो बड़े जिनको लोग देखते हैं, सुनते हैं और जिनकी बातें जो है वो हेडलाइन्स बनाती है, मैं तो एक आम सा छोटा-सा जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे जैसा आम आदमी इतना ये सोच सकता है, तो एक जो बड़े-बड़े कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, तो उनका ज़हन तो फिर लाज़मी-सी बात है, उनके पास तो इर्द-गिर्द बहुत सारी रिसर्चेज़ भी पड़ी होती हैं, बहुत सारे लोग भी बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि यार यहाँ पे ये हुआ था, फलाँ टाइम में ये हुआ था, फलाँ टाइम में ये हुआ था। कब एंड होगा? अभी लगता नहीं है कि ये चीज़ें एंड होने वाली है, बल्कि मेरे मुँह में खाक, लेकिन कहा ये जा रहा है कि हालात मज़ीद बिगड़ने जा रहे हैं। यही बात मेरे ख़्याल में जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने कही थी और फ़रवरी में भी यही बात कर रहा हूँ। इस वक़्त 43% जो हमले हैं 2021 के मुकाबले में, इस 1 डेढ़ महीने का जो रिपोर्ट आई है उसमें
ज़्यादती आई है और 93% जो लोगों की जानें गई हैं, उसमें इंक्रीज़ हुआ है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं, जो करने वाले हैं, जो ठीक करने वाले हैं और जो कर सकते हैं, जो इख्तियार रखते हैं, वो ऐवानों में बैठे हुए हैं या फिर पिंडी में बैठे हुए हैं। उनको सोचना पड़ेगा, अगर वो सोचे तो शायद कहीं न कहीं फिर तब्दीली आ जाए। अदरवाइज़ इसी तरह की खबरें आती रहेंगी और हम यहाँ पे बैठ कर इसके ऊपर डिस्कशन करते रहेंगे और दोनों अतराफ से मैं यही कहूँगा कि आम लोगों की ज़िंदगियाँ जाती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर न्यूज़ अपडेट। किसी और न्यूज़ अपडेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।